नमस्कार SYBA सेम वनना विद्यार्थी मित्रों। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी का तीसरा काव्य है वर्षा ने आज विदाई ली, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। हमने माखनलाल चतुर्वेदी के दो काव्य पुष्प की अभिलाषा और जवानी की चर्चा कर ली और आज हम उनका तीसरा काव्य उसकी चर्चा करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह एक क्रांतिकारी कवि समझे जाते हैं, यानी कि उनकी अधिकांश कविताएं हैं वह राष्ट्र प्रेम एवं क्रांति से ओतप्रोत कविताएं हैं। उनकी कविता में शौर्य, प्यार और बलिदान की भावना का जो स्वर है वह स्पष्टतः सुनाई देता है। शौर्य और बलिदान के गीत गाने वाली कवि की कलम प्रस्तुत कविता में प्रकृति का गान करती दिखाई देती हैं। यानी कि हमने जाना कि माखनलाल चतुर्वेदी की अधिकांश कविताएं राष्ट्र एवं बलिदान की काव्य हैं, लेकिन आज जिस काव्य की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह काव्य एक प्रकृति की झलक दिखाने वाली काव्य है और वह काव्य है वर्षा ने आज विदाई ली। अब इस काव्य में हमें प्राकृतिक सौंदर्यता है उसके दर्शन होने वाले हैं। तो चलो अब हम इस कविता की भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। आलोच्य कविता में कवि ने वर्षा के बीत जाने के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसका बड़ा ही मनोयोग से यानी कि चित्र उसका अंकित किया है। बड़ा ही तादृश वर्णन देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। अब शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक 8 महीने तक तपी हुई धारा, सूखे तालाब, सूखी नदियाँ और सूखे पेड़ पत्तों में वर्षा के आगमन से नवचेतना छा जाती है। यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरी जमीन बंजर पड़ी होती है। सब और सूखापन देखने को मिलता है। तालाब, नदियाँ, पेड़ पत्ते सब सूख जाते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब चारों ओर नव चेतना का संचार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव जंतु, मनुष्य और वनस्पति को पोषण और रक्षण मिल जाता है। तो यही एक मुख्य भाव है जो कवि ने वर्षा ने आज विदाई ली नामक कविता के माध्यम से बतलाया है। तो अब हम उनकी पंक्तियों का भावार्थ करेंगे। काव्य की प्रथम पंक्ति है, वर्षा ने आज विदाई ली, झाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली। अब कवि ने यहाँ पर वर्षा ऋतु की खत्म होने की ओर संकेत किया है कि जैसे ही वर्षा ऋतु व विदाई लेने के साथ ही प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो दिखाई देने लगते हैं। यानी कि वर्षा की ऋतु है वो जब पूरी हो जाती हैं तब प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है कि दिन में भी रात सा छाने वाला अंधेरा अब दूर हो गया। अब ये बात हम सबको ज्ञात है कि जब वर्षा का मौसम रहता है तब बादलों से दिन भी हमें रात जैसा लगने लगता है। यानी कि बादलों के अंधकार के कारण हमें दिन है, दिन में भी अंधेरा सा लगता है। सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे, डूबे टीले महकन उठी, दिन की रातों के चरण हटे। अर्थात सूरज की किरणों के बीच आने वाले काले काले बादलों के आवरण हट गए। यानी कि अब वर्षा ऋतु खत्म हो गई। तो वर्षा ऋतु के खत्म होने के साथ जो मेघ रूपी बादल थे उनको सूरज रूपी किरणों ने हटा दिया। वर्षा के कारण ढके हुए टीलों में अब खास प्रकार की महक उठने लगी है। यानी कि वर्षा ऋतु के खत्म हो जाने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। पहले उदार थी गगन वृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत, यह उग उग आई बाहर व लहराने लग गई रेत। अब इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु और
वर्षा ऋतु से उगने वाले फसल, उनकी बीच के संबंध का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि पहले वर्षा उदार थी, जो उदार हृदय से बरस गई, उसकी उदारता से अब फसल उदार हो गई है, अर्थात फसलों की कलियां बीजों से लद लद गई हैं। यानी कि पहले ज़ोर शोर से बारिश हुई, यानी कि वो बारिश है वो उदार भाव से बरसी, फिर अपने इन उदार भाव से जो फसलें हैं वह बारिश का पानी पी पी के वो भी उदार हो गई। यानी कि जो छोटी छोटी फसलें थी वह बारिश से अब वह फसलें भी अपने बीजों से लद गई हैं, यानी कि वे फसलें अब बड़ी होने लगी हैं। फसल अब लहरा लहरा कर किसान को प्रसन्न कर रही हैं, मानो कोई उदार होकर अपना सब कुछ दे देने को उत्सुक हैं। यानी कि उदार भाव से बारिश बरसी और फिर उस उदार भाव से फसलें हैं वे भी उदार होके लहराने लगी और वो लहरा लहरा कर किसान को प्रसन्न कर रही हैं। अब हम ये सब जानते हैं कि बारिश आती है तब सबसे ज़्यादा खुश वो किसान होते हैं, क्योंकि किसान बारिशों की इंतज़ार में लगे रहते हैं कि कब बारिश आए और कब उनकी फसलें हैं वह उगने लगे। तो ये फसलें हैं वो लहरा कर किसान को खुश कर रही हैं कि देखो हम कितनी उदार भाव से लहरा रही हैं, और इन फसलों को देखकर भी किसान वह भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गए छवियाँ छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। आगे हमने देखा तो कवि ने फसल और वर्षा के बीच का संबंध प्रकट किया था। अब यहाँ पर कवि ने वर्षा और वनस्पति का एक बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पहले वर्षा दिन रात ऊपर से नीचे गिरती रहती थी। परिणाम ये हुआ कि प्रकृति की सारी वनस्पतियाँ नीचे से ऊपर उठ रही हैं, अर्थात चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई हैं। यानी कि बारिश वह दिन रात ऊपर से नीचे गिरती हैं, तब नीचे उगाई हुई फसलें वह नीचे से ऊपर उठती हैं। यानी कि जब वह फसलें उगती नहीं हैं तब वह नीची होती हैं, लेकिन जब उन पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तब वह फसलें हैं वह नीचे से ऊपर उठती हैं, यानी कि वह पानी की बूंदों से बड़ी होती हैं। और इस तरह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती हैं। ये फसलें जब छोटी से बड़ी हो जाती हैं तब चारों ओर हरियाली भरा वातावरण हमें देखने को मिलता है। तो कवि ने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि बारिश के आ जाने से चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती हैं। यानी कि जब बारिश होती है तब छोटे से पौधा लेकर छोटे से छोटा पौधा वो बड़ा हो जाता है, एवं संपूर्ण धरती पर छोटे छोटे घास वो उग के निकल आते हैं और संपूर्ण पृथ्वी एक नीली चादर ओढ़े हुए लगती हैं कि जैसे धरती माता ने नीली चादर ओढ़ ली है। ऐसा हमें एहसास होता है जब बारिश है वो दिन रात गिरती रहती हैं और संपूर्ण जगह पर पूरी पृथ्वी पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर बड़ा ही मनोरम एवं सुंदर दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आगे की पंक्तियाँ। अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार, धुल गए किनारे नदियों के धुल गए गगन में घन अपार। तो यहाँ पर कवि ने वर्षा के आगमन के बाद प्रकृति एवं प्रकृति के साथ साथ मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुभवजन्य चित्रण किया है। यानी कि जब बारिश हो जाती है तो प्रकृति पर तो वह अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं, प्रकृति पर तो हम उसका प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर भी वर्षा के बाद का कैसा प्रभाव देखने को मिलता है कि वर्षा बीत जाने के बाद किसान ही नहीं समस्त मानवजन प्रसन्न हो जाता है। ब्रजवासी यमुना के किनारे बांसुरी बजा बजा कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। वर्षा बीत जाने के बाद का सुंदर दृश्य बिंब उभारते हुए कवि लिखता है कि वर्षा के बाद संपूर्ण दृश्य व मनोरम हो जाता है। यानी कि बारिश हो जाने के बाद
केवल एक किसान ही खुश नहीं होता, समस्त मानव जन में प्रसन्नता का माहौल फैल जाता है। और जो खास करके जो ब्रजवासी हैं वो यमुना के किनारे अपनी खुशी हैं वो बांसुरी बजा बजा कर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार समस्त मानव जन वो खुशखुशाल हो जाता है बारिश के पश्चात। अब लगातार बहती हुई नदियों के किनारे धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। लगातार जब बारिश पड़ती है तब जो किनारे हैं वह दिन रात धुल धुल कर एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। उधर जल से भरे हुए काले काले बादल बरस जाने के बाद एकदम धुलकर साफ हो जाते हैं। यानी कि वर्षा के पहले जो बादल होते हैं वो एकदम काले होते हैं क्योंकि उसमें मेघ भरा होता है। किंतु ये जब पानी है, ये जो मेघ हैं वो बरस जाता है तब वह बादल भी हैं वो भी एकदम साफ सुथरे एवं सफ़ेद हो जाते हैं। अब सहज हो गए गति के वृत्त, जाना नदियों के आर पार। अब खेतों के घर, अन्नों की बंधनवारे हैं द्वार द्वार। आगे कवि कहते हैं कि सुंदर प्रकृति का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते वह कहते हैं कि लगातार बरसते बादलों से नदियों के पानी में भी एक खास प्रकार की गति रहती है। उस तेज धारा में आवागमन करना सरल नहीं होता, परंतु वर्षा के बीत जाने के बाद जब धीरे धीरे जल का प्रवाह सहज हो जाता है और आवागमन भी सहज हो गया है, अब खेतों ने भी सोना उगला है, घर घर अन्न धन और धान से संपन्न हो गए हैं। अब पहली पंक्ति में कवि ने जब अति से बारिश होती है तब नदियों में पानी बढ़ जाता है और उस वक्त हम नदियों को सरलता से पार नहीं कर सकते। यानी कि उस वक्त नदियों में जाने में खतरा रहता है क्योंकि पानी की धारा होती है वो बहुत ही तेज होती हैं। लेकिन जब वर्षा वो ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो नदी का जल है उसका प्रवाह वो सामान्य हो जाता है, फिर हम उसमें आसानी से जा सकते हैं। और फिर जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब खेतों में जो धान होता है वो निकलने लगता है, यानी कि फसलों की कटाई की जाती है और संपूर्ण धान निकाला जाता है। तब घर घर में अन्न एवं धान का वो घर है वो अन्न एवं धन से संपन्न हो जाता है। यानी कि बारिश में फसलें आ जाती, फसलों से धान निकलता है और उस धान से घर हैं वो भर जाते हैं। तो बारिश के होने के बाद संपूर्ण जो मानव समाज है वो एकदम धन धान्य हो जाता है। अब आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलांबर पाए, खेतों की मिट्टी काली माँ उठ वे हरे हरे सब हो आए। अब कवि कहते हैं कि जो नदी नाले सरोवर सागर अब तक सूखे पड़े थे वे बारिश के गुजर जाने के बाद छलछला गए हैं। काली काली मिट्टी के ऊपर उठकर बीज हरे भरे हो गए हैं। यानी कि जब बारिश नहीं थी तब हमने देखा कि जब बारिश नहीं होती है तब नदी नाले सरोवर तालाब वो सब सूख कर खाली हो जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तब वह नदी नाले सरोवर तालाब सागर वो पानी से छल उठते हैं और जो हम खेतों में अन्न बोते हैं तब जब बारिश नहीं होती है तब वहाँ पर केवल काली काली मिट्टी होती हैं। लेकिन जब बारिश होती है तब उन काली मिट्टी में से वो छोटे छोटे बीज निकलने लगते हैं। तो बारिश के पश्चात, बारिश के पहले वो काली मिट्टी और बारिश के बाद वो काली मिट्टी में से धान के बीज फूटने लगते हैं।
इस प्रकार कवि ने यहाँ पर बारिश के पहले का एवं बारिश के बाद का वर्णन किया है। जैसे कि बारिश जब नहीं होती है तब नदी नाले सूख जाते हैं एवं वहाँ पर केवल काली मिट्टी दिखने लगती है खेत में, लेकिन जब बारिश हो जाती है तब उसके पश्चात नदी नाले हैं वो पानी से भर जाते हैं एवं काली मिट्टी के नीचे जो दबे बीज हैं वह बारिश आने से वह हरे भरे हो जाते हैं। मलया नील खेल रही छवि से पंखिनियों ने कल घान किए, कलियां उठाई वृंतों पर फूलों को नव मेहमान किए। अब चारों ओर मलयालिन की सुगंध छा गई हैं, पंछी चहचहा उठे हैं, कलियां और फूल भी नए मेहमान की भांति डालियां पर झूम रहे हैं। यानी कि जब बारिश हो जाती है तब चारों ओर का वातावरण वो एकदम सुगंधित हो जाता है, चारों ओर हरियाली एवं फसलें निकलने लगती हैं तो वहाँ का वातावरण भी एकदम हरा भरा एवं सुगंधित दिखने को लगता है। पंछी हैं उनकी चहचहाट सुनाई देती हैं, कलियाँ और फूल नए मेहमान की भांति डालियों पर घूमते हैं। यानी कि जब बारिश नहीं होती हैं तब कलियाँ और उसके जो फूल हैं वह मुरझा जाते हैं, मुरझाकर सूख कर वह गिर जाते हैं, लेकिन बारिश के वर्षा के पश्चात वह कलियाँ और कलियों के ऊपर जो फूल हैं वह वापस खिलने लगते हैं और वो जब नया मेहमान आता है उसकी भांति वो डालियों पर झूमते रहते हैं। गिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ, दाएं बाएं से उठी पवन, उठते पौधों का मान हुआ। अब यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त यानी कि समापन का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि बादलों के घिरने और झूम झूम कर बरसने में जो तरल रहस्य छुपा था, अब वह रहस्य है वो सहसा समाप्त हो गया। तरल रहस्यों जैसे शब्द प्रयोग से के द्वारा कवि का संकेत यह है कि गिरती बूंदों से निष्पन्न होने वाला मधुर संगीत का कलाकार आखिर कौन है। वह कौन है जो बिजलियां चमकाता है, वह कौन है जो बादल गरजाता है, वह कौन है जो बादल बरसाता है, वह कौन है जो इंद्रधनुष रचाता है। ये सारे प्रश्न उस अज्ञात सत्ता की ओर इशारा करते हैं कि जो अदृश्य रहकर अपना खेल रचाता है। अब यहाँ पर कवि ने इतने सारे प्रश्न करके एक रहस्य का उद्घाटन किया है कि ये जब इतनी बारिश होती है तो ये बारिश कराने वाला कौन है, बिजलियाँ चमकाने वाला कौन है, बादल गरजाने वाला कौन है, इंद्रधनुष रचाने वाला कौन है। तो कवि ने यहाँ पर ईश्वर की ओर संकेत किया है कि ये जो अदृश्य ना दिखने वाला खेल खेल रहा है वह ईश्वर है। यानी कि ईश्वर की कृपा से ही ये सब हो रहा है। अब हम काव्य की अंतिम पंक्तियाँ देखेंगे। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की, यादों में लौट रही निधियाँ मनमोहन कुंज विहारी की। अब वर्षा ऋतु केवल हमारा तन ही नहीं भिगो जाती बल्कि हमारे मन को भी भीग जाती हैं। ऐसे वे हवा भी एक खास प्रकार की आह्लादक होती हैं। ऐसे में अपने स्वजनों एवं प्रियजनों की याद आना, उसके निकट सानिध्य की कामना जगना वह सहज एवं स्वाभाविक है। यानी कि वर्षा ऋतु से जनहन में क्या परिवर्तन हो जाता है और वह हमें कितनी खुशहालियाँ एवं प्रसन्नता दे जाता है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और यह काव्य को पढ़ने से हमें जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका हमें साक्षात दर्शन भी हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता वर्षा ने आज विदाई ली में कवि ने वर्षा के आगमन और
वर्षा के बाद के दृश्य का बड़ा ही मन भावन वर्णन किया है। यानी कि जब वर्षा आती है तब, और जब वर्षा ख़त्म हो जाती है उसमें जो जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वह प्राकृतिक परिवर्तन हो या फिर मानव के जीवन में परिवर्तन हो, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उसका जो लुभावना असर देखने को मिलता है, इसका कवि ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। इस प्रकार इस संपूर्ण कविता में हमें प्रकृति के साक्षात दर्शन होते हैं। धन्यवाद।